गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। तो एग्रीकल्चरल इनकम, यहाँ पे हमको दो सेक्शंस देखना है। एक सेक्शन है सेक्शन 2(1)(a) और एक है सेक्शन 10(1). तो ये दो सेक्शंस अगर आप जान लेते हैं तो आपको एग्रीकल्चरल इनकम की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आपको ये दो सेक्शंस देखना है। सेक्शन 10(1) क्या बताता है? ये बताता है आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है इट इज़ एग्जेम्प्ट। तो सेक्शन 10 जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एग्जेम्प्ट इनकम है, ठीक है। वैसे ही सेक्शन 2(a) क्या बताता है? तो सेक्शन 2(a) डिफाइन करता है एग्रीकल्चरल इनकम को, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये एग्जेम्प्ट है। तो भाई एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है तो एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा क्या क्या, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चालू करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, जो कि वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास काम का नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, बट स्टिल क्योंकि आप एक सीए स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ की जानकारी होना चाहिए। तो बताओ, ये जो 2(1)(a) लिखा है 1(a) और वैसे यहाँ जो सेक्शन 10(1) लिखा है, तो बताओ क्या ये सब सेक्शन है या क्या ये क्लॉज है? तो बताओ क्या ये सब सेक्शन है? जैसे कि आप पढ़ते हुए कई बार बोलते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(a). तो ये क्या ये कैपिटल में लिखा है या क्या ये 1 2 3 ऐसा है? इससे पता लगता है क्या ये ABC लिखा है छोटे में स्मॉल लेटर्स में, या फिर क्या ये रोमन नंबर्स में 1 2 3 लिखे हैं? क्या उससे हम डिफाइन करेंगे कि ये सेक्शन है, सबसेक्शन है, क्लॉज है, पैरा है, क्या है? तो क्या हम उससे डिफाइन करेंगे? तो नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो सेक्शन 10(1) है, दिस इज नॉट अ सबसेक्शन। ये क्या है? सेक्शन 10 क्लॉज 1। वैसे ही सेक्शन 2(1)(a), 1(a) इज नॉट अ सबसेक्शन, इट इज अ क्लॉज। तो क्लॉज क्यों? क्लॉज मीन्स जब जब आप देखोगे कि एक सेक्शन में लिस्ट दी गई है तो ऐसे केसेस में आप क्लॉज लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज अ क्लॉज। तो यहाँ पे लिस्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 10, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे इनकम्स की लिस्ट है विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। तो जैसा आप जनरल रूल जानते ही हैं कि जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये सब टैक्सेबल होते हैं अनलेस स्पेसिफिकली मेड एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे वही बताया कि कब कब उनको हम एग्जेम्प्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल रूल है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती है ये स्पेशली हमेशा टैक्सेबल होती ही है, लेकिन कभी कभी जब इनको हम हटाएंगे, जब हम इसको एग्जम्प्ट करेंगे, ऐसे केसेस में टैक्स नहीं होगी। उसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट्स है वो हमेशा एग्जम्प्ट होती है, दे आर नॉट टैक्सेबल, बट वो टैक्स हो जाएगी व्हेन दे आर स्पेशली ब्रॉट इनटू टैक्सेशन सिस्टम। तो उसको स्पेसिफिकली बोला है कि दिस विल बी टैक्सेबल, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स, तो ऐसे केस में इट विल बी टैक्सेबल। नहीं तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट टैक्सेबल, ठीक है। ये आपका जनरल रूल है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम क्योंकि एग्जेम्प्ट है 10(1) में, तो इसीलिए अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल इनकम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दो सेक्शंस तो देखेंगे ही, साथ में हम यहाँ पे बहुत सारे रूल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले एग्रीकल्चरल इनकम की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स क्या? एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू। तो रेंट और रेवेन्यू, रेंट एक नैरोअर वर्ड हो जाता है एंड रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर वर्ड, वो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर करता है। तो रेंट यानी एक नॉर्मल जो आपका किराया होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेंट। उसके अलावा रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड से होना चाहिए इन इंडिया, भारत के बाहर नहीं होना चाहिए। भारत के बाहर की अगर है तो इट विल नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और वो यहाँ पे टैक्स होगी, ठीक है। तो भारत की एग्रीकल्चरल अगर इनकम है तो ऐसे केस में इट विल बी एग्जेम्प्ट। रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया फ्रॉम एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। तो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में कवर हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, फिर से थ्रू एग्रीकल्चर
तो वही पर्पस थ्रू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट। एग्रीकल्चर मीन्स क्या, तो इसमें दो प्रकार के ऑपरेशंस बताए गए हैं आपको, बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस मीन्स क्या, बेसिक ऑपरेशंस मीन्स आपको जब कोई भी एक कुछ पौधा उगाना है या कोई भी प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालना है, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले एक ज़मीन पे हल चलाएंगे। ज़मीन की जो टिलिंग होती है, उसकी जो ज़मीन है, ज़मीन की मिट्टी है, मिट्टी को ऊपर लाया जाता है, उपजाऊ रहती है जो, तो उसको लाया जाता है। उसमें फिर आप बुआई करोगे, उसमें आप जो भी अनाज है या जो भी चीज़ आप उगाने वाले हैं उसके बीज डालोगे, सीड्स उसके उसमें डाले जाते हैं। उसके बाद फिर आप उसको ध्यान रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, और उसके बाद उसमें से कुछ छोटे छोटे प्लांट्स उग के आते हैं। तो यहाँ तक के छोटे से प्लांट्स उगने तक के जो आपके ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशंस है। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस यानी क्या, तो इसके बाद एक बार वो पौधा, छोटा सा एक प्लांट उग जाए, तो उसके बाद आप उसको जो ध्यान रखते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में नहर टाइप थोड़ा गड्ढा किया जाता है, उसमें पानी वगैरह डाला जाता है। फिर कभी कभी उसमें ऐसे खराब घास वगैरह उग जाती है जो कि हमारे काम की नहीं होती, तो घासों को निकाला जाता है, तो उसको हटाया जाता है, निकाल के फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ उसमें छिड़काव करना है कोई दवाइयों का वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, these are subsequent operations. The first thing is basic operations, second thing is subsequent operations. Both the operations should be performed on the land. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होती है, जैसे ये डेफिनेशन थी, बट फिर झगड़े होते हैं, केसेस होते हैं। क्या मैंने गमले में अगर एक कोई चीज़ उगा दिया तो क्या वो एग्रीकल्चर कहलाएगी? एक मैं नर्सरी चला रहा हूँ, मैं अपने गमले है, गमले में कुछ पौधे उगाता हूँ और बेचता हूँ, तो क्या वो नर्सरी की इनकम एग्रीकल्चर में आएगी? तो झगड़ा होता है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला जाता है कि भाई एक्चुअल में तो ज़मीन ही है ना, ज़मीन है, ज़मीन का हिस्सा आप गमले में डाल रहे, मिट्टी डाल रहे, उसमें चीज़ें उगा रहे, तो इवन इफ बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट, फिर भी इट विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। और बाद में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी निकाला गया। इसके ऊपर आप देखोगे क्लैरिफिकेशन है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का, जो बोलते हैं कि इट विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये दो ऑपरेशंस उस पर कैरी आउट होना चाहिए, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस यानी जो उसको उत्पन्न करने तक का खर्चा है, उसके उत्पन्न करते तक के जो भी चीज़ लगती है, जो भी आप कार्य करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बेसिक ऑपरेशंस। और उसके बाद जो आप उसको कटाई वगैरह करने तक, उसके बाद जितना भी खर्चा करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। जो भी उसमें कार्य किए जाते हैं वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसके बाद इनकम डिराइव्ड बाय सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट बोलता है इनकम डिराइव्ड बाय सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो आप उस चीज़ को उत्पन्न जो किया है उसको आप बेचोगे, तो ये जो इनकम होगी बेच के जो पैसा आएगा, इट विल अगेन बी एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद और बोला है और by the process ordinarily employed to render the produce fit for the market and sale। आपको कोई ऐसा कार्य करना है कि वो चीज़ बेचने लायक बने, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जैसे कि आप सोचो मैंने संतरे के झाड़ उगाया, उसमें संतरे उगे, अब संतरे में ऐसे ही उठा के कितने बेचूंगा, कैसे ले जाऊंगा मैं? ऐसे हाथ में ले जाऊंगा, चलो खरीद लो भाई, तो नहीं, तो इसको पैकिंग किया जाता है। आप सोचो मैं ऐसे ही अगर ट्रक में भर के दे दिया, लेके जाओ संतरे, तो पूरे जाते जाते तो ऑरेंज जूस हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे उसको कुछ करना पड़ता है, उसको बक्से में भरा जाता है, उसमें कुछ जैसे कि आप देखोगे कुछ कागज़ रहते हैं, कुछ भूसा रखा रहता है ताकि वो ख़राब ना हो, थोड़े दूर दूर रहे, वो पचके ना, पिलपिले ना हो। तो ऐसे केस में ये चीज़ें ज़रूरी है उसको बेचने के लिए। इस पे खर्चा ज़रूर लगेगा, इसमें पैकिंग के खर्चे बढ़ जाएंगे। समझो 10 रुपये की मेरी चीज़ बिकी होती, लेकिन मैंने उस पर 2 रुपये खर्चा किया और ये वैल्यू इसकी भी बढ़ गई, वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे 15 रुपये में बिकी समझो वो चीज़। तो ऐसे केस में जो 3 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, वैसे 10 में बिकती, 2 रुपये खर्चा, 3 रुपये एक्स्ट्रा कमाया 15 में बेच के, तो ऐसे केस में जो भी मेरी एडिशनल इनकम हुई, इट इज़ ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम का ही हिस्सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या आ रहा है।
इवन द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ध्यान देने वाली बात फिर से यह है ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, जो हर कोई करता है, ठीक है। तो अगर मैंने ऑरेंज का जूस निकाल के बेचा तो बताओ क्या ऑरेंज को जूस निकाल के बेचा जाता है? नहीं। तो ऑरेंज तो ऐसे ही बेचा जाता है। तो ऑरेंज ऐसा भी बिक सकता है, जूस निकाल के भी बिक सकता है, बट ऑरेंज अगर मैं ऐसे ही बेच रहा हूँ उसकी पैकिंग वगैरह करके तो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल इनकम। और मैं अगर उसका जूस निकाल रहा हूँ तो ऐसे केसेस में इट इन्वॉल्व्स टू ऑपरेशंस, एक एग्रीकल्चर और दूसरा बिजनेस। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और बिजनेस को सेग्रीगेट किया जाता है और दोनों पे अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाया जाता है। तो वो अपन देखेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट रहेगी और जो बाकी की इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं राइस में आप देखोगे पहले धान उगती है, उसको अलग अलग किया जाता है, कटाई होती है, उसके बाद उसको अलग किया जाता है, उसके जो छिलका है वो अलग निकाला जाता है, वो जो भूसा है उसको बेचा जाता है, वो बेचते हैं या उसको गाय वगैरह को खिलाते हैं। ये हो गया आपका एक जो एडिशनल आपका आप बोलोगे बाय प्रोडक्ट हो गया। तो मेन चीज़ वो है क्या? तो नहीं, मेन चीज़ फिर आती है चावल। तो आपने वो निकाल दिया अलग से कचरा वचरा, आपने देखा होगा ऐसा कहीं आप हाईवे पे जाते हैं तो ऊपर से सब चावल या कुछ अनाज फेंकते रहते हैं और उसमें हवा आती है, हवा से उसका भूसा अलग होता है, वो भूसे को अलग से बेच दिया जाता है, गाय वाय को खिला दिया जाता है और जो बचा हुआ चावल है उसको फिर छाना जाता है, उसका बिना जाता है, उसमें से कंकड़ वगैरह निकाले जाते हैं, फिर उसको गनी बैग्स में भर के बेचा जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, हर कोई इस प्रकार से करता है और फिर बेचता है। तो ऐसे केस में ये भी जो इनकम है ये एग्रीकल्चरल इनकम होगी। हाँ, अगर मैं वो चावल का फॉर्म बदल रहा हूँ, मैं वो चावल को कुकर में डालता हूँ, उसको पकाता हूँ और फिर बेचता हूँ, तो ऐसे केस में इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ तक है? तो वहीं तक जब तक ज़रूरी है, ठीक है। तो यही बताया। इसके बाद वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी। तो नर्सरी यानी वो जहाँ पे बच्चा पहले स्कूल जाता है, तो नहीं, नर्सरी यानी वो नहीं, नर्सरी यानी जहाँ पे आप गमले में वगैरह छोटी मोटी चीज़ें उगाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। गमले में पौधा उगाया, गुलाब का झाड़ उगाया, हाँ, और बेच दिया। तो ये गुलाब का आपने एक पौधा उगाया, तुलसी का पौधा उगाया, तो ये सब पौधे उगा के आपने बेच दिया, तो इट विल अगेन बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो ये फिर दिया इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। तो फार्म हाउस, आपके पास फार्म हाउस है, आपने मस्त उसको पार्टी के लिए दे दिया, बस शहर के थोड़े ही बाजू में, शहर जैसे ही ख़त्म होता है तो जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत आपका फार्म हाउस लग जाता है। आपने उस फार्म हाउस को किराए पे दिया, वहाँ पे पार्टीज़ होती है एकदम लेट नाइट, बहुत मस्त डीजे वीजे लगा के रखा है। तो क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? बताओ भाई और बहनों, क्या ये एग्रीकल्चर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो भाई ये एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए, आप खुद ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम कब आएगी? जब फार्म हाउस को यूज़ किया जाएगा फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो वही बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम रहेगी फार्म हाउस की इफ़ इट इज़ सिचुएटेड ऑन, या तो फार्म हाउस फार्म के ऊपर है और विसिनिटी है ना बगल में, एकदम बाजू में, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो इट शुड बी आइदर सिचुएटेड ऑन और इन द विसिनिटी ऑफ द लैंड, जो ज़मीन है एग्रीकल्चरल जो लैंड है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस होना चाहिए रहने के लिए। आउट हाउस और स्टोर रूम, आउट हाउस या स्टोर रूम यानी जहाँ पे आप कोई चीज़ जमा करते हैं, भले फिर वो आप खुद करो या आपने किसी को किराए पे दिया है, आपने किराए पे दे दिया, वहाँ पे एक व्यक्ति अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह लाके जमा कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ऐसे केस में आप जो किराया कमा रहे हैं इट विल अगेन बी एन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, इवन ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा है क्या ही शुड बी ओनर? तो नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं हूँ, ये हूँ मैं, मेरी एक ज़मीन है, मैं ये ज़मीन किराए से देता हूँ एक दूसरे व्यक्ति को और ये ज़मीन और किराए से दे देता है एक तीसरे व्यक्ति को। तो ऐसे केस में बताइए, ये एक रेंट हो गया, ये दूसरा रेंट हो गया। ये रेंट तो आप जान सकते हैं ये एग्रीकल्चरल इनकम है, और ये जो दूसरा रेंट है, क्या ये रेंट एग्रीकल्चरल इनकम है? तो हाँ, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है। इट इज इररिलेवेंट वेदर दिस पर्सन इज ओनर ऑफ दिस लैंड और नॉट,
ठीक है, तो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो ये आप फिर से ध्यान रखिए। फिर आगे और दो छोटे से पॉइंट्स है, कोई खास काम के नहीं है बट देख लो। नो बिजनेस और अदर यूज, बिजनेस या अदर यूज नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास ज़मीन है लेकिन उसका कोई बिजनेस यूज हो रहा है या कोई और यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपने देखा शाहरुख खान दौड़ते हुए आता है और काजोल दौड़ते हुए आती है, तो ये शूटिंग चालू है कहाँ पे, तो मेरी ज़मीन थी वो, मेरी ज़मीन पे शूटिंग हुई, मेरे को एकदम करोड़ों में पैसा मिला। तो क्या ये पैसा जो है ये एग्रीकल्चर इनकम है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ फ्रॉम अदर यूज़। एग्रीकल्चरल यूज़ से आया क्या? नहीं। तो इसीलिए इट विल नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम। इसके अलावा असेस टू लैंड रेवेन्यूज इफ इट इज़ इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या है उसकी भी डेफिनेशन दी गई है, तो वो हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन नीचे दी गई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इजी है, आप शॉर्ट में देखोगे, शॉर्ट नोट्स काफ़ी आपके काम के हैं। उम्मीद है आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा हमारी वेबसाइट पे जाके mercurysedu.com। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि सेक्शन 10 क्लॉज 1 में, ये क्लॉज है, इसको एग्जेम्प्ट तो बोला गया है लेकिन इसका कुछ यूज निकाला जाता है, यूज किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ एन असेसी। खास तौर पे वो असेसी, उस असेसी के लिए ये काम में आती है जो कि एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के द्वारा टैक्स किया जा रहा है, मीन्स जो स्लैब रेट्स पे टैक्स हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये लगती है। अब इसके पीछे रीजंस है वो अपन देखेंगे। और कब होता है ये? एग्रीगेशन होता है कि एग्रीगेशन ऑफ इनकम होगा, उस पर टैक्स निकाला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्रीगेशन है, ये जो स्टेप्स है आगे जो दी है, ये कब होती है? व्हेन द एग्रीकल्चरल इनकम इज मोर देन 5000 एंड टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तभी होता है एग्रीगेशन। ठीक है, तो एग्रीगेशन सिर्फ तब होगा। तो इसका रीजन है, अपन इसको अभी आगे बढ़ के देखते हैं। तो ऐसा है, समझो एक व्यक्ति है मिस्टर पप्पू, ये हमारा एक व्यक्ति है पप्पू। ये पप्पू जो है ये नॉर्मल आप रेसिडेंट मान लो, रेसिडेंट इन इंडिया है और इसकी उम्र समझ लो 30 साल है। इसकी दो प्रकार की इनकम है। इसकी एक इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम, समझो इसकी एग्रीकल्चरल इनकम है 2 लाख रुपए, और इसकी अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम है, अदर इनकम्स, समझो इसकी अदर इनकम है 4 लाख रुपए। तो अब इस पे आप अगर नॉर्मल देखो तो आप कैसे टैक्स लगाओगे? तो आप नॉर्मल इस पे देखोगे कि 4 लाख रुपए उसकी इनकम है, तो 4 लाख पे आप टैक्स निकाल लोगे। तो 4 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा? 4 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%। तो आप देखोगे 7,500 रुपये का आप टैक्स निकाल लोगे इस पर। ठीक है, ये हो जाता अगर आप नॉर्मल केस में टैक्स निकालते तो। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में इस प्रकार से टैक्स नहीं निकलता है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो इसके केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे टैक्स होता है। तो यहाँ पे करना क्या है? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो हम ये आपको एग्जेम्प्ट तो करके दे रहे हैं लेकिन हमारी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से आप इसको देखो क्या करना है आपको। तो आपको पहले ये दोनों को टोटल करो। तो उन्होंने बोला आप इसको पहले एग्रीगेट करो, एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम क्या होगा? तो एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल इनकम प्लस अदर इनकम्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला इसको दोनों को आपको एग्रीगेट कर देना है। एग्रीगेट करके आया 6 लाख रुपए आपका एग्रीगेट इनकम। अब गवर्नमेंट बोलती है कि इसके ऊपर आप टैक्स निकाल लो। तो टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, कैसे निकालोगे आप टैक्स? टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, तो 6 लाख है यानी 1 लाख पे आएगा आपका 20%, ये हो गया। इसके अलावा जो बचा हुआ 2.5 लाख है उस पे लगेगा 5%।
तो आपकी टोटल टैक्स आ जाती है टैक्स लायबिलिटी 32,500। तो आप क्या इतना भर दोगे? तो नहीं, गवर्नमेंट ने बोली निकाल लिए इतना, तो बोले हाँ लेकिन हम ऐसा भरेंगे नहीं। गवर्नमेंट बोले हाँ सुनो तो, अभी हम भरने बोले कि आपको नहीं। अब आप निकालो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, ये दोनों जोड़ के टैक्स। तो क्या निकालो आप? टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस 2,50,000। इसके लिए स्लैब रेट क्या है? 2,50,000। तो इस पे टैक्स निकालो। तो आप इस पे 2,50,000 प्लस प्लस 2 लाख, एक्चुअल में ये हो गया। तो 2,50,000 प्लस 2 लाख, यानी ये क्या हो गया? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस ये जो 2 लाख है ये एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसके ऊपर टैक्स निकालो। तो 2,50,000 प्लस 2 लाख, ये हो गई 4,50,000। 2,50,000 माइनस करके आप 5% निकालेंगे तो इस पे आ जाता है 10,000 का टैक्स। ठीक है, तो 10,000 इस पे आ गया। तो अब बताओ 32,500 और 10,000, ये दो अमाउंट है आपके पास। गवर्नमेंट ने बोला 32,500 में से ये जो 10,000 आपको दिया ये माइनस कर लो। तो 32,500 में से 10 माइनस किए तो हो गया 22,500। अब गवर्नमेंट ने इतना बताया तो आपको 22,500 है, अब बस इतना भर दो, इसके ऊपर आप एजुकेशन सेस वगैरह जोड़ के इसको भर दो। अब यहाँ पे बोला आपको एजुकेशन सेस जोड़ के भर दो, तो आपको वैसे देखो कितनी आई रहती, टैक्स लायबिलिटी आई होती 7,500, अब आई 22,500। तो फ़र्क क्यों पड़ा? तो आप देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा ये है कि आप समझो एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें आपकी दो इनकम है। एक आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, ये है समझो 2 लाख की, और दूसरी आपकी इनकम है 4 लाख की, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो ये जो है ये तो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो आपको ये इस पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। फिर आप ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा 4 लाख, इस पे टैक्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का समझो लिमिट आ गई, और इसके ऊपर आप टैक्स निकालोगे। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आ रहा है आपका 5% में, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आ रहा है आपका 20% में। ये हो गया आपका मेन चीज़। तो इस हिसाब से अगर आप निकालो तो 20% ये आ रहा है, इनफैक्ट सॉरी ये आ रहा है आपका 0% में, और ये आ रहा है 5% में। ऐसा हो रहा है ना, ये 0% में आ रहा है और ये 5% में आ रहा है। ठीक है, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख के ऊपर 5%, तो ये हो रहा था यहाँ पे। अब क्या हुआ? अब क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस हमने एम्प्लॉय किया, इससे क्या होता है, इससे ऐसा हुआ ये 2 लाख आपका हो गया, ये 2 लाख प्लस इसके ऊपर 4 लाख रखा है, तो इसके ऊपर 4 लाख। अब आप देखो ये 2 लाख पहले जुड़ा, आपका इससे क्या हो गया, टैक्स स्लैब बढ़ गया। अब यहाँ पे आपका 5 लाख के ऊपर जो टैक्स स्लैब है ये 20% स्लैब है, 20%, ये आ गया 5%, और ये हो गया एग्जेम्प्ट वाला 0%। ठीक है, तो आप देखो पहले अगर आप नॉर्मल इस प्रकार से टैक्स निकालते नॉर्मल वे में, तो आपको कितना टैक्स लग रहा था, सिर्फ इतने पे। अब क्या हो रहा, आपका ये 5% पूरा लग रहा और ये 20% भी लग रहा। तो आप देखोगे तो इफेक्टिवली आपका टैक्स रेट बढ़ गया। तो ये रीज़न जो है एग्रीगेट करने का ये है टैक्स रेट बढ़ाना। गवर्नमेंट बोल रही देखो हम एग्जेम्प्ट करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप पहले टैक्स निकाल लो पूरे पे, फिर जितने पार्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता एग्रीकल्चरल इनकम, उतने का टैक्स निकाल के माइनस कर दो। तो हुआ क्या, वही हुआ, सिर्फ फर्क क्या पड़ा, तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो ऊपर वाले स्लैब में गई। और ये कुछ इलॉजिकल नहीं है, आपको पहले कंसेप्ट देख के लग रहा होगा ये तो गलत हो रहा है, अब आप देखोगे तो इट इज़ परफेक्टली करेक्ट। यहाँ पे 0% वाला जो है ये आपका एग्जेम्प्ट है, एक्चुअल में तो इनकम है ना, तो इनकम स्लैब तो आपका ऊपर ही होना था।
तो इसीलिए यहाँ पे फिर इस प्रकार से अगर आप टैक्स निकालते हैं तो आपका 20% में भी कुछ टैक्स लाइबिलिटी आती है। पहले सिर्फ 5% थी, अब 5% प्लस 20%। तो आप देखोगे यहाँ इफेक्टिवली आपको फ़र्क कितना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क पड़ता है एग्जैक्टली आपकी कितनी इनकम 20% में जा रही है। तो 6 लाख अगर आप देखो तो 6 लाख में आपकी 5 लाख तक तो नॉर्मल है और 1 लाख जो है वो एक्स्ट्रा जा रही है। तो वो 1 लाख पे सीधा सीधा आप देखोगे 1 लाख पे आपको 15% का जितना है यानी 15,000 इतने का फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप ये जोड़ लेते हैं तो देखो कितना आएगा 22,500। तो ये 15 कहाँ से आया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 20 और ये 5, जिस पे 5% लगा था उस पे एक्चुअल में अब 20 लगा, यानी कितना ज़्यादा लगा 15 ज़्यादा लगा। तो 20 माइनस 5 15, तो ये 15%। ठीक है, अब देखो आप ये मैच हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से टैक्स निकालने बोला जाता है। और इसके ऊपर फिर आप जोड़ोगे एजुकेशन सेस जो आपके लिए 3% है, सेकेंडरी एंड हायर जोड़ के। तो 22,500 पे आप 3% एजुकेशन सेस जोड़ दोगे 675। ये जोड़ के आपकी टोटल इनकम आ जाती है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है 23,175 रुपीज़। तो ये आपका मेन जो इनकम आई ये आ गई, इनकम टैक्स आया ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो मेन रीज़न क्या है इस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करने का, तो आप देखो तो टैक्स स्लैब बढ़ाना, तो यहाँ पे रीज़न है टैक्स स्लैब ऊपर लाना। तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्स स्लैब बढ़ चुका 20% में आ गया। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए जो यहाँ से आई, ये 1 लाख पे आप 15% का जो है एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हैं। और ये गलत नहीं है क्योंकि आपको पहले लगा होगा ये गलत है, अब आप अगर लॉजिक जान जाते हैं तो आप देखोगे ये तो सही हो रहा है। तो दिस इज़ इन फैक्ट द प्रॉपर वे। तो इस प्रकार से टैक्स किया जाता है क्योंकि ये एक्चुअल में है तो एक ही, तो इसको आप एक के ऊपर एक ही रखेंगे। ठीक है, और फिर इस पर जितना भी टैक्स है उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी टैक्स इसके ऊपर है तो उसको माइनस कर देते। तो एक के ऊपर एक इसको रखना स्वाभाविक है, तो ये दोनों को एक के ऊपर एक रखें तो इस प्रकार से टैक्स आता है। 20% में टैक्स लायबिलिटी आती है, 5% वाले की 20% आ रही है, मीन्स 15% का आपको फ़र्क दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, ये इसका हो गया लॉजिक। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये आपको उसी का फॉर्मूला दिया है, अगर आप इसी को फॉर्मूले वाइज बनाएं तो कैसा निकलेगा इसका फॉर्मूला। तो चलो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इसका फॉर्मूला बन के आएगा, टैक्स कैसा निकलेगा, तो पहले कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, फिर उसमें से माइनस कर दो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो ये माइनस करके जो आएगा ये आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो इसी को आप फॉर्मूले के रूप में ऐसा बना सकते हैं। तो बट फॉर्मूला बनाने के पहले आपने लॉजिक ध्यान रखना चाहिए। तो लॉजिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लॉ समझना चाहते हैं तो आपको उसका लॉजिक जानना पड़ता है। तो लॉजिक तो ऐसा है। तो हाँ, तो ये इसका पूरा स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट दिया है, पहले हम आते हैं रूल नंबर 7 पे, एक्चुअल सेग्रीगेशन अगर कंपोजिट इनकम है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैं अगर संतरे का जूस निकाल के बेच रहा हूँ तो मेरी इनकम यहाँ पे कुछ पार्ट जो रहेगा वो एग्रीकल्चरल रहेगा और कुछ पार्ट जो रहेगा वो नॉन एग्रीकल्चरल यानी बिजनेस रहेगा। तो आप ये निकालते कैसे हैं, तो आप देखोगे आप अगर संतरा बेचते तो कितने में बिकता, तो समझो संतरा बिकता आपका 20 रुपये में, ये होता है अगर मार्केट प्राइस आपका। आपको बनाने का खर्चा कितना आ रहा, समझो आपको बनाने का खर्चा आया था 15 रुपये, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो आप अगर यहाँ बेच देते तो आपको 5 रुपये का मुनाफा होता है, ये प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम होता है। बट आपने सोचा इसको बेचना नहीं, आप इसको कन्वर्ट करते हैं, इस पे आपने और समझो 10 रुपया खर्चा किया और इसको कन्वर्ट कर दिया जूस में।
और अब ये आपने बेच दिया 40 रुपये में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल प्राइस। तो अब आपका सेल प्राइस जो है ये 40 रुपये हो गया, 10 रुपये आपने उस पर खर्चा किए, ये एक्सपेंसेस हो गए। अब यहाँ पे आप इनकम कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ये कुछ हिस्सा यहाँ पे आप देखोगे कि ये है बिजनेस इनकम का, और कुछ हिस्सा आप देखोगे एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम तो आपको देख के समझ रही, यहाँ पे 5 लाख जो है 5 रुपया जो है ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। दूसरा यहाँ पे 40 रुपये का आपने चीज़ बेचा, उसमें से 10 रुपये तो खर्चे ही हो गए, ये वाले, ये 10 रुपया इधर आ गया। फिर 15 रुपये, ये नहीं 15 नहीं सॉरी 20 रुपये। 20 रुपये क्यों? क्योंकि 20 रुपये आपने यहाँ यूज़ कर लिया है, तो ये जो 20 रुपये, ये 20 रुपये यहाँ से इधर आ गए। तो आपकी इनकम कितनी हुई? तो आपकी इनकम हो गई 10 रुपये, ये हो गई बिजनेस इनकम। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 20 फिर 10 ये माइनस कर दिए, तो आपके पास बचता है 40 में से 20 और 10 यानी 30 गए, तो 10 रुपया। और यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है 20 और 15 का 5 रुपये। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 10 और 5 15 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ये कुछ केसेस बताएं आपको, 7A 7B 7B 8। तो 7B ये दोनों एक ही है, कॉफ़ी के, दोनों कॉफ़ी से डील करते हैं। तो हाँ चलिए, तो रबर बनाया, रबर बना के क्या होता है, रबर जैसे झाड़ से आता है, तो झाड़ रहता है, बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उस पर आप कहीं भी ऐसा होल करते हैं, कुछ एक कट लगाते हैं, और वहाँ पे कोई डब्बा या कोई भी कंटेनर रखा जाता है, वो कंटेनर में उसका रस निकलता है। ये रस को ऐसे ही अगर आप बेचोगे तो खरीदेगा क्या कोई? लो रबर खरीद लो, कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो इसको प्रोसेस करना पड़ता है, तो ये लेटेक्स वगैरह बोलते हैं इसको, तो वो बनाया जाता है, तो इसके बाद फिर वो बिकता है। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि देयर इज एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे इसका सेग्रीगेशन होता है। और कैसे होगा? तो गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए सीधा, अगर आप रबर बनाते हैं तो 65% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और 35% आपके बिजनेस इनकम है, बस बात खत्म। फिर वैसे इनकम फ्रॉम ग्रोन एंड क्योर्ड कॉफ़ी, तो 75% और 25%। अगर आपने 4 लाख रुपए कमाए हैं तो 3 लाख रुपए आपका एग्रीकल्चरल होगा, 1 लाख रुपए आपका बिजनेस होगा। उसी प्रकार से अगर आपने कॉफ़ी ग्रो क्योर तो किया, साथ में रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, उसको आपने रोस्ट भी किया और ग्राउंड करके उसको बेच दिया, तो ऐसे केसेस में अब आप देखोगे अब आपका एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कम हो गया, क्योंकि अब रोस्टिंग ये एग्रीकल्चर है क्या? नहीं। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी कम हो गई, यहाँ 75 थी, यहाँ पे 60 हो गई, तो 75 और 60। तो यहाँ पे 60% जो है वो एग्रीकल्चरल है और 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल है। फिर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, वही 60 और 40 का यहाँ पे रूल इन्होंने बना के रखा है। तो इस प्रकार से आप टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम।